Student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the fourth lecture of electrochemistry. बच्चों, हम लोग थर्ड लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मॉल्टेन कंडीशन में क्या होता है, एक्वस कंडीशन में क्या होता है, ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में देखे थे। आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जिसने बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जिसने ला दिया, आज हम उस ला के बारे में पढ़ेंगे। तो 1834 में, इन 1834 में सर फैराडे ने इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट से पास किया गया या पास किया जाता है और इलेक्ट्रोड पे जो मास जमा होता है उनमें रिलेशन दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रोलाइट में पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और जो मास इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिया और इस रिलेशन को बोला गया क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं और ये लॉ रियली बहुत इजी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसके न्यूमेरिकल्स ओरली आप लगा लेंगे, बहुत ही आसान है। एक्चुअली अगर कह दें इसमें तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ हमें दो की ही बात करनी है, क्या? चार्ज से मास या मास से चार्ज। बेटा आपको चार्ज दिया जाता है अक्सर और आपको क्या होता है? मास निकालना होता है, या मास दिया जाता है और क्या निकालना होता है? चार्ज निकालना होता है। तो आइए इस इलेक्ट्रोलाइसिस के फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, यानी फैराडे साहब ने दो लॉ ही दिया। फैराडेज फर्स्ट लॉ को बोला फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को बोला फैराडेज सेकेंड लॉ। तो बेटा इनके जो लॉ का टाइप है ये दो है, फर्स्ट और सेकेंड। तो आइए देखते हैं हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, हेडिंग डाल दो बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और फर्स्ट लॉ आप लिख दीजिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात हम लोग आज करेंगे कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो फैराडे साहब ने क्या बोला बेटा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through electrolyte, when electric current is passed through electrolyte, the amount of substance deposited at electrode is directly proportional to charge, or you can say electric charge, directly proportional to electric charge passed to इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट को जो चार्ज पास किया गया तो जो मास डिपॉजिट हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा कैसे हम कह सकते हैं कि W is proportional to Q. W is proportional to Q. W is what? The mass which is deposited. Q is what? The charge which is passed through the electrolyte. Then W proportional to, we know Q is equal to IT. So here is the IT.
जब इसे हम इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू ZIT, दैट इज द फर्स्ट लॉ, वेयर W इज व्हाट, मास डिपोजिटेड, W इज व्हाट, मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो हमारा क्या है, W है। I क्या है बेटा, I इज द करेंट, और वो भी किस में, एम्पियर में। याद रखना बेटा, करंट को किस में लेना है, एम्पियर लेना है, एम्पियर में लेना है। एंड T इज द टाइम, और इसको किस में लेना है, सेकेंड में लेना है। T इज द टाइम जिसे हमें सेकेंड में लेना है। एंड Z is a constant known as electrochemical equivalent, electrochemical equivalent constant है बेटा। तो that is the first law of Faraday's, W is equal to ZIT। You are quite familiar to W, mass deposited on electrode, I is the current in ampere, T is the time in second, सेकेंड में लेना है टाइम को बेटा। अगर आपको मिनट में दिया हुआ, आवर में दिया हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, सेकेंड में चेंज कर लोगे। और Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो बेटा अगर आपसे ये पूछ दिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वी नो W इज इक्वल टू ZIT, वी नो W इज इक्वल टू ZIT इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू Z। यानी बेटा अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक भेजो, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक भेजा जाए तो जो मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसी को हम लोग बेटा Z बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। और इसका यूनिट तो आप निकाल लेंगे, Z इज इक्वल टू W अपॉन IT। अच्छा बेटा इस Z की वैल्यू जो है, इस Z की वैल्यू जो लिया गया वो Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500 कूलम, कूलम में E क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप निकालना जानते हैं, N फैक्टर से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, आप हमारे एक लेक्चर में देखे हुए हैं। तो Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। बेटा अगर इस वैल्यू को फैराडे फर्स्ट लॉ में रख दो तो W इज इक्वल टू ZIT, वी नो, देन W इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दो आप ITE अपॉन 96500 कूलम। तो बेटा यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, कितना मास डिपॉजिट हुआ यहाँ से आप पता कर सकते हैं। क्यों, I आपको पता रहेगा कितना, I क्या है बेटा, करंट है एम्पियर में, T इज द टाइम इन सेकेंड, इज द इक्विवेलेंट वेट एंड 96500 ये कहाँ से आया बेटा, यानी Z की वैल्यू E अपॉन 96500 कहाँ से आया। अभी इसको हम डिराइव करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बेटा डेट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जिससे हम आपको बोले हैं कि मास से चार्ज या चार्ज से मास, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इट इज क्लियर, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जितना करंट पास करोगे, बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट में जितना करंट पास करोगे तो जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज अधिक है, मास अधिक होगा। क्लियर डैट। आइए अब हम बात कर लेते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ की बात हम लोग कर लेते हैं बेटा। तो अब लिख दीजिए फैराडेज सेकेंड लॉ,
फैराडेज सेकेंड लॉ। अब हम लोग फैराडेज सेकेंड लॉ की बात करेंगे कि फैराडे सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है। फैराडे सेकेंड लॉ क्या है बेटा? उन्होंने कहा सेकेंड लॉ बोलता है कि when the same charge or same current is passed through डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। बेटा यहां पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलाइट आपका डिफरेंट होना चाहिए। मान ले किसी में CuSO4 ले लिया, किसी में AgNO3 ले लिया, किसी में ZnSO4 ले लिया, मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। When the same charge is passed through different electrolyte, the amount of different substances are deposited at electrode are in the ratio of are deposited at electrode are in the equal ratio of, या इक्वल नहीं, आप रेशियो केवल लिख दीजिए, इन द रेशियो ऑफ दियर इक्विवेलेंट्स। सिंपल सी बात बोला बेटा। जैसे मान लीजिए आपने 3 जो है इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा, अलग अलग डिफरेंट। मान लीजिए इसको आपने A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। तो देखेंगे क्या इनमें जो अगर आप सेम चार्ज सेम करंट अगर भेज रहे हैं, या ये कह लो कि इनको सीरीज में जोड़ दिया जाए। सीरीज का क्या मतलब होता है बेटा? सेम करंट भेजा जाए। तो अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो देखा क्या जाता है कि इनका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। इक्विवेलेंट वेट जो होगा इन तीनों शेल का, इनका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट सेम होगा, एंड दैट इज नोन एज द फैराडेज सेकेंड लॉ। इसी बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे बेटा? मान लो 2 सेल ले लो बेटा, 2 सेल ले लो, 2 सेल आप ले लो और दोनों में क्या करो? मान लो बेटा इसमें आप ले लो CuSO4, इसमें आप ले लो AgNO3 और इनको क्या करो? सीरीज में आप जोड़ दो, है ना बेटा? इनको आप क्या करो? सीरीज में जोड़ दो। ये आप सीरीज में इनको क्या करो बेटा? जोड़ दो, इनको सीरीज में जोड़ दो। तो जो मास डिपॉजिट होगा बेटा, जो मास डिपॉजिट होगा ये क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट इनका क्या होगा? सेम होगा। कैसे? तो कैसे लिख सकते? मान लीजिए इसका मास जो कॉपर का है, इसका मास अगर हम मान लें कि W1 है और इक्विवेलेंट वेट इसका मान लें कि E1 है, दूसरे वाले का मान लें Ag का कि W2 है और इक्विवेलेंट मान लें कि E2 है, तो क्या मिल सकता है बेटा? हमें मिल सकता है कि E1, या ऐसे लिख दीजिए कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, क्योंकि मास क्या है? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में है। तो ये फार्मूला आपको मिल सकता है कि W1 अपॉन W2 पे W1 बेटा इसका मास मान लिया, W2 इसका मान लिया, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, एंड दैट इज द
second law of Faraday. W1 is what? Mass deposited at the first electrode. W2 is what? Mass deposited at the second electrode. And E1 is what? Equivalent of the first. जैसे एग्जाम्पल में आप कॉपर को ले लिया और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यानी सेकेंड का ले लिया, और इस तरह से हम सेकेंड लॉ को समझ सकते हैं, वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, जहां से हम यहां पे भी बात कर रहे हैं मास डिपोजिटेड का, मास डिपोजिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसको ले रहे हैं? इक्विवेलेंट। तो बेटा पता है कि इक्विवेलेंट भी निकालते हो आप, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? चार्ज को लेके निकालते हो, एन फैक्टर को लेके निकालते हो। तो इसी बात को अगर हम जैसे वहां पे 96500 की बात कर रहे थे कि ये कहां से आया, तो अगर हम बात कर ले सेकेंड लॉ को हम इस तरह कहते हैं बेटा, अगर हम बात कर लें चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात अगर कर दें बेटा, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आपको चार्ज मालूम है कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बेटा। और मोल की बात आ गई, मोल तो बोले थे, जहां मोल की बात आ गई, नंबर की बात आ गई बेटा, वहां क्या यूज करोगे? अवोगाद्रो नंबर यूज करोगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो बेटा अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये करीब आता है 96487 कूलम। ये आता है, इतना कूलम आता है बेटा, जिसको हम लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं 96500 कूलम मान लेते हैं। यानी 1 मोल की बात जब करनी होगी बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करनी होगी, तो 96500 कूलम ये हमें यहां पे मिल जाता है। तो इस पे आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपसे बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे क्वेश्चन कैसे बन जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज is required, how much charge is required for the reduction of followings, यानी जो दिए गए हैं, जो दे रहे हैं आपको, इनको बताना है कि कितना चार्ज आपको चाहिए। जैसे बेटा पहला आपको दे दिया 1 मोल MnO4 -2 Mn+, बेटा कि MnO4 हम लोग पढ़े हुए हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो 1 मोल अगर आपको दे दिया MnO4- और आपको इसको चेंज करना है, रिड्यूस करना, रिडक्शन कराना है Mn++ में, तो कितने चार्ज की जरूरत होगी ये आपको बताना है। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड आपसे क्वेश्चन एक बार और बोल देते हैं कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 पे डबल-2 Cr पे ट्रिपल+। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 मोल MnO4- अगर रिड्यूस होकर के Mn++ बना रहा है तो कितना चार्ज चाहिए, और 1 मोल अगर Cr2O7 क्रोमियम ऑक्साइड से अगर क्रोमियम ट्रिपल+ अगर आपको चाहिए तो कितना चार्ज आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो आइए बात कर लेते हैं, हम पहले की बात कर लेते हैं फर्स्ट के लिए कि कितना हमें चाहिए। तो ये बोल रहा है कि MnO4- से क्या चाहिए बेटा, Mn++। अब इसको बैलेंस कर दो, चार्ज आपको
मालूम है कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है 4O है, तो सिंपल सी बात है इधर 4H2O जोड़ दो, है ना। जिधर जितना O अधिक होता है उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। और 4 2 जा 8H आयन, जितना H अधिक होगा बेटा उतना हम क्या करेंगे, H आयन जोड़ देंगे। अब चार्ज को देख लो, इधर चार्ज कितना है 8 प्लस और 1 माइनस हो गया 7 प्लस है, और इधर कितना है 2 प्लस है। तो सिंपल सी बात है ये कितना प्लस ज़्यादा है, ये प्लस कितना ज़्यादा है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि MnO4 माइनस से Mn डबल प्लस में अगर रेड्यूस करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने बोला है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपने निकाला है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने कितना दिया था 96500 कूलम। तो बेटा किसने कितने का पूछ रहा है 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 × 96500 कूलम। और अगर यही फैराडे में देना है बेटा तो 5F हो जाएगा, क्योंकि 1 फैराडे की ये वैल्यू होती है बेटा, याद रखेंगे 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह लो बेटा, या उसको 1 फैराडे कह लो, तो यहां से आपको मिल जाएगा। तो अगर पूछ दिया गया कि MnO4 माइनस से Mn डबल प्लस रेड्यूस करने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, तो आप बोलेंगे 5 × 96500 कूलम। क्यों? क्योंकि इसको रेड्यूस होने में रिडक्शन जो हो रहा है बेटा यहाँ पे वो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। बेटा आपको एक बात बताए थे कि KMnO4 K2Cr2O7 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये किसी के पास जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन जब ये लेंगे तो ये Mn डबल प्लस में चेंज हो जाएंगे, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर दैट? Second one, your second question is what? 1 mole Cr2O7 double minus 2 Cr triple plus। बेटा Cr2O7 डबल माइनस 2 Cr ट्रिपल प्लस दे दिया, तो चलिए ले लीजिए इसको रिएक्शन। Cr2O7 पे डबल माइनस गिव्स अप Cr ट्रिपल प्लस। तो पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आप पढ़े हुए हैं बेटा फर्स्ट ईयर में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रेडॉक्स चैप्टर में बैलेंस करना। तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके एटम को देखते हो। तो इधर क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम सिंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेकेंड लॉ भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर 7O है, जितना O अधिक है उतना क्या करो वाटर ऐड कर दो, और 7 2 जा 14H आयन, जितना H अधिक है बेटा उसके अगेंस्ट में उतना H आयन जोड़ दो। नाउ चार्ज देखो 14 प्लस और 2 माइनस हो गया, कितना बचा 12 प्लस। हियर इज द 2 3 जा 6 प्लस, हाउ मेनी पॉजिटिव मोर देन दैट्स 1, तो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो है बेटा 6 पॉजिटिव ज़्यादा रख रहा है, इसलिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो क्लियर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का कितना बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना है 96500 कूलम। तो कितना है ये पूछा है 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 6 का अगर है तो 6 × 96500 कूलम, या बेटा इसको क्या बोल सकते हैं 6 फैराडे, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 1 मोल Cr2O7 डबल माइनस से ट्रिपल प्लस रेड्यूस होने में कितना चाहिए आपको, तो आप कह सकते हैं कि सर 6 × 96500 कूलम। अगर कूलम में पूछता है, अगर बेटा फैराडे में कह दिया तो यू नो डैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो आप फैराडे पे रख दो। क्लियर है डैट? आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हो गया, या सेकेंड लॉ पे भी कह सकते हैं बेटा। अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं फर्स्ट लॉ पे। क्या देता है क्वेश्चन आपको,
क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 twice nickel nitrate, a solution of nickel nitrate is electrolyzed. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes, using a current of 5 ampere, for 20 minutes. Okay, for 20 minutes. What mass of nickel is deposited? What mass of nickel is deposited at cathode? यस बेटा, पता है कैथोड नेगेटिव होता है और निकल पॉजिटिव. दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा हुआ है कि सर निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको बताया थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइज किया गया और करंट कितना दिया गया, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर और 20 मिनट्स तक किया गया. तो आपको बताना है कि Ni कितना डिपोजिट हुआ, और Ni का बेटा आपको एटॉमिक मास दे देगा 58.5. ये आपको एटॉमिक मास दे दिया हुआ है. तो बताओ कितना मास डिपोजिट होगा. तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपसे मास पूछ रहा. हमने पहले ही बोला कि फैराडे लॉ में दो की बात करेगा, मास देगा तो चार्ज पूछेगा या चार्ज देगा तो मास पूछ रहा है. तो बेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि मास कितना डिपोजिट होगा. इट मीन्स कि वो आपको चार्ज दे चुका है. तो चार्ज यू नो डैट क्या क्या दे दिया है, जरा लिख लो बेटा. सबसे पहले तो आप ये बात कर लो क्या क्या दिया हुआ है. क्या क्या दिया बताओ. आई दे दिया आपको कितना, 5 एम्पियर, और टाइम दे दिया बेटा 20 मिनट. बट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट you have to use the time in second, not in minute or hour. You have to use in second. Then multiply by 60 and you will get how many? 20 मिनट्स दिया हुआ है. आप इसको क्या करो, सेकेंड में चेंज कर लो. कितना हो गया ये 6 to 20 मिनट्स दिया है. यस 20 मिनट्स, तो 6 to 12, 100 क्या हो गया, सेकेंड हो गया. क्लियर है. 20 मिनट्स दिया, पहले तो करंट आपको दिया 5 एम्पियर. क्लियर. टाइम कितना दिया है, 20 मिनट दिया है. तो 20 मिनट दिया है बेटा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, या आपका सेकेंड आ जाएगा. चलिए आपको चाहिए क्या, कितना मास जमा होगा. तो बेटा अभी आप पढ़े हो कि W इज इक्वल टू ZIT. यस, या आपने अभी बोला है कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q या IT, आपने यहाँ पे यूज किया था. W is proportional to IT. यस, या W is proportional to Q, एक ही बात है. अब आपको I मिल गया और T मिल गया, तो यहां से आप चाहो तो W is equal to क्या है, ZIT है. तो आपको Z पता है. Z कैसे पता है बेटा, जरा ये बता दो. Z आपको ऐसे पता है कि Z is equal to, इसको मिटा देते हैं बेटा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं. हमें यहाँ पे पता है कि W इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं E/96500 इंटू I इंटू T, ये लिख सकते हैं बेटा. तो हमें ये पता है कि एटॉमिक मास दिया हुआ कितना, 58.5. और बेटा Ni पे चार्ज कितना होता है, Ni पे चार्ज हमको पता है, निकल नाइट्रेट है, NiNO3 का ट्वाइस. तो
तो इसको अगर बेटा आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na पे डबल प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा एटॉमिक मास अपॉन 2, पता है आपको एन फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500 और I आपको दिया है कितना 5 और T कितना दिया है बेटा 1200 दिया है, क्योंकि 20 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सॉल्व इट। अब इसको बेटा आसानी से सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.82। किस में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में या केजी में आएगा। तो ये आपका इतना मास क्या होगा बेटा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है। आई आपको दे दिया था, टी आपको दे दिया था, और हमें पता है W = ZIT, ये पता है बेटा, है ना। और सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने आना चाहिए, और आता है क्योंकि आप लेक्चर पढ़ चुके हो, आप लेक्चर सुन चुके हो, तो इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। या बेटा अगर आप इसी को यूनिटरी मेथड से करना चाहो तो भी कर लो। कैसे कर लोगे, NiNO3 का ट्वाइस दिया हुआ है ना बेटा, NiNO3 का ट्वाइस आपको दिया हुआ है, तो इसको डिसोसिएट करोगे तो Na पे डबल प्लस आ जाएगा, NO3 पे माइनस आ जाएगा। ये बेटा, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि Na पे डबल प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस में हो जाएगा चेंज, Na। अभी आप पढ़े हो चार्ज में, तो ये क्लियर हो गया। तो अगर इसके मास की बात करें तो 58.5 ग्राम, और इसकी बात करें अगर बेटा तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2 इंटू, और आपने बोला कि 96500 कूलम। तो चार्ज की बात कर रहा है बेटा, चार्ज आपको दिया हुआ है और मास आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करो, पहले उससे चार्ज निकाल लो। कैसे निकालेंगे चार्ज बेटा, वहाँ पे हमें ये पता है कि Q = होता है IT, I दिया है 5 इंटू 20 इंटू 60, तो ये बेटा हो जाएगा 6000 कूलम। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कर दो कि 2 इंटू 96500 कूलम डिपॉजिट करता है कितना, 58.5 ग्राम Na। तो बेटा 1 पे कितना होगा, 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500 कूलम। तो कितने पे, 6000 पे कितना होगा, तो 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 6000, और ये आ जाएगा 1.82 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो चाहे बेटा आप डायरेक्टली फार्मूले से बैठा लो, बस वहाँ पे क्या करना होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। और इसको करोगे बेटा तो इक्विवेलेंट वेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। तो डेट इज़ द क्वेश्चन ऑफ NCERT, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बेटा एक दूसरा क्वेश्चन देख लें, सेकेंड क्वेश्चन देख लें, ये भी NCERT से है और सेकेंड लॉ पे है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड लॉ पे, सॉल्यूशन ऐसे लिखिए, सेल, सेल, या आप ये कह दो कि 3 सेल्स A, B and C, 3 cells A, B and C containing solution, 3 सेल है बेटा ABC containing solution ZnSO4, AgNO3 and CuSO4, ZnSO4, AgNO3 and CuSO4। चलो बेटा ये 3 सोल्यूशन रख रहा है, 3 सेल्स ABC containing solution ZnSO4, AgNO3 and
CuSO4 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। हाँ, अब क्या है, इन 3 सेल को ले लिया है और तीनों में सोल्यूशन ले लिया, अलग अलग लिया है, डिफरेंट। ठीक है, काम क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज। किस में जोड़ा है बेटा? सीरीज में जोड़ा है, कनेक्टेड इन सीरीज। A steady current 1.5 ampere, a steady current of 1.5 ampere passed until 1.45 gram silver deposited at cathode at cell B। ये सेल B है बेटा, सिल्वर at cell B। how long did current flow? How long did current flow and what mass of Zn and Cu deposited at electrodes or cathodes। आपको ये पता करना है बेटा। 3 सेल्स दिया हुआ, 3 सेल आपको दे दिया है बेटा, ABC। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि 3 सेल आपको दे दिया है ABC, जो 3 सोल्यूशन भी रखे हुए हैं बेटा, अलग अलग, क्योंकि सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े हैं बेटा, है ना बेटा, करंट सेम होना चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है, वो डिफरेंट होना चाहिए। इट इज क्लियर नॉट? ZnSO4, AgNO3 एंड CSO4। चलो बेटा, एक चीज और देते थे आपको, Ag का एटॉमिक मास 108 एंड Cu का आपका होता है 63.5 और Zn का 65.5। चलो, एटॉमिक मास आपको दे दिया है, तो आपको पता करना है बेटा कि कॉपर कितना जमा होगा, जिंक कितना जमा होगा और समय कितना लगेगा। हाउ लॉन्ग डिड करेंट फ्लो, करंट कितना टाइम तक फ्लो किया, ये आपको पता करना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आइए, क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। 3 सेल दे रहा है, 3 सेल आपको दे रहा है और तीनों को क्या किया है बेटा, सीरीज में जोड़ दिया है। चलिए, ये 3 सेल है, ये 3 सेल है बेटा, दिस वन 3 सेल है और जिसका नाम क्या दे दिया है, A, B एंड C, और तीनों को क्या किया बेटा, सीरीज में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है। यहां जो रखा है A में, वो ZnSO4 रख दिया, B में क्या है, AgNO3 रखा है और C में क्या लिया है, CuSO4 रखा है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब एक बात आपको बोले हैं कि फैराडेज लॉ में केवल 2 पे ही ध्यान देना है। मास देगा तो चार्ज पूछेगा, चार्ज देगा तो मास पूछेगा। एक बात बताओ, कह रहा है क्या कि AgNO3 में जब करंट भेजा जा रहा है, जब चार्ज भेजा जा रहा है, तो ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है? 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो बेटा, इस Ag का हमें मास दे दिया कि Ag का इलेक्ट्रोड पे मास कितना जमा हुआ, ये बताओ। जब मास हमको दे दिया तो हम चार्ज पता कर लेंगे कि नहीं? पता कर लेंगे। तो चार्ज यहां से हम पता कर लेंगे, तो जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज C में भी होगा, वही चार्ज A में भी होगा, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेम करेंट
तीनों में क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन चार्ज क्या होगा, तीनों में सेम होगा। तो बेटा इस Ag का मास दिया है, इस मास से हम Ag का यानी इस सॉल्यूशन का चार्ज पता कर लेंगे, और जब इसका चार्ज पता हो जाएगा तो वही चार्ज C का होगा, वही चार्ज A का होगा, और जब A और C का चार्ज पता हो जाएगा तो तुम ही बोलो मास पता कर लोगे या नहीं पता कर लोगे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ज को निकाल लेते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा, AgNO3 की बात कर रहा है क्योंकि AgNO3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो AgNO3 को आप ले लो। AgNO3 को अगर आप लेते हो बेटा तो ये मिलता है Ag प्लस NO3 माइनस। इट मीन्स कि Ag जो प्लस है इसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि Ag का एटॉमिक मास दिया है कितना, 108। तो 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए बेटा, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 96500 कूलम। तो क्लियर हो गया यार, 108 पे इतना चाहिए, मोल कंसेप्ट पढ़े हुए हो, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 96500 अपॉन 108। तो कितना दिया है ये, B कितना मास दे चुका है, 1.45। तो 1.45 के लिए कितना चाहिए, तो 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45 ये आएगा। अगर सॉल्व कर देंगे बेटा तो 129.6 कूलम। बेटा ये चार्ज आ गया 1295.6 कूलम। अब यही चार्ज जो इस सिल्वर से आया है यही चार्ज A का भी होगा और यही चार्ज C का भी होगा। तो बड़े आराम से अब मास पता कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ज आपको मिल गया। तो आइए कैसे निकाल लेंगे चार्ज, आइए मास आइए देखते हैं। चलिए हम एक ही बात करते हैं बेटा, ZnSO4 में हमको पता करना है Zn कितना डिपॉजिट हो रहा है। चार्ज मालूम हो गया बेटा, चार्ज हमें सबका मालूम हो गया, इतना कूलम, इसका भी है उतना ही 129.56 कूलम इसका भी है, और वही इसका भी है, जो सबका सेम है। तो ZnSO4 की अगर बात करेंगे बेटा तो ये देगा Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस। क्लियर और नॉट क्लियर? तो Zn डबल प्लस मीन्स क्या हो गया कि Zn को आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो ये आपको दे देगा क्या, Zn। तो क्लियर हो गया बेटा। इसका एटॉमिक मास कितना है, 63, नहीं इसका है आपका 65.5 ग्राम। कितना चाहिए इसके लिए चार्ज, 2 × 96500 कूलम। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर हो गया। यहां से क्या क्लियर हो गया बता दो जरा बेटा, कि 2 × 96500 कूलम चार्ज पे कितना Zn जमा होता है, 65.5 ग्राम Zn डिपोजिटेड। बोलो बेटा, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 65.5 अपॉन 2 × 96500। तो कितना चार्ज गया इसमें, आप चार्ज दे रहे हो 4129.5.6, तो ये हो जाएगा बेटा 65.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू 129.56 कूलम। तो बेटा इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.43, यानी पता चल गया कि इतना क्या होगा आपका Zn डिपॉजिट हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चार्ज निकाल लिया, और चार्ज से हमको पता है कि मास कैसे निकाला जाता है। सिमिलरली ये किसका था, Zn का था। आइए हम बात कर लें, जरा बात कर लें कॉपर कितना जमा होगा। चलिए, तो कॉपर की बात अगर कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट,
तो क्या देगा आपको, बोलो बेटा, Cu डबल प्लस SO4 पे डबल माइनस। तो डिपॉजिट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर देंगे तो Cu डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां भी क्लियर हो गया बेटा, इसका मास कितना 63.5 ग्राम और ये कितना 2 × 9650 कूलम। तो क्या है, चार्ज तो सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्लियर कर दो यार कि 2 × 9650 कूलम पे 63.5 ग्राम Cu डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 पे कितना होगा 63.5 अपॉन 2 × 9650, देन 129.6 पे कितना होगा, तो 63.5 अपॉन 2 × 9650 इंटू 1295.6 और ये भी आ जाएगा बेटा 0.43 के करीब आ जाएगा, ये भी है ना 0.43 लगभग उसी के आएगा, या यू कैन से 426 के करीब आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपने पता कर लिया कि कितना मास डिपॉजिट होगा, किसका किसका, Zn का और Cu का। क्यों, Ag का दिया हुआ था। तो हमने आपसे पहले ही बोला कि अगर आपको मास दिया है तो हम चार्ज निकाल लेंगे, और अगर चार्ज दिया है तो हम मास निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वेश्चन में आपको सिल्वर का मास दे दिया था तो हमको चार्ज मिल गया उसका, सिंपल सी बात है। और हमें ये पता है कि जो सिल्वर का चार्ज है वही चार्ज कॉपर में भी जाएगा, वही चार्ज Zn में भी जाएगा। तो जब दोनों के हमें चार्ज मालूम हो गए तो सिंपल सी बात है, जब दोनों के चार्ज मालूम हो गए तो मास तो आ ही जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है बेटा, कहा कि हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, और I की वैल्यू आपको दिया है 1.5 एम्पियर बेटा, और चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं कितना 129.5.6 कूलम। अब बताओ T पूछ रहा है, आ जाएगा कि नहीं, पता है सर Q = IT, सो T = Q अपॉन I, यानी 1295.6 अपॉन 1.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 863.7 सेकेंड। और अगर मिनट में करना चाहेंगे बेटा तो 60 से डिवाइड करना होगा, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपको, क्या मिनट में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइम भी निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन जो आपका था वो फैराडे सेकेंड लॉ पे था। सेकेंड लॉ क्या था, करंट आपको सेम भेजना है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दिया था, CuSO4, ZnSO4 एंड AgNO3, और चार्ज सब में क्या गया, सेम गया, और हम ये पता कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी आपको पता करनी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता करना है, किसका, when calculate the quantity of electricity when 12.3 gram, when 12.3 gram electro, yeah you can say nitrobenzene, when 12.3 gram nitrobenzene
is reduced to aniline. कह रहा है बेटा 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन दे दिया है और आपको रिड्यूस करना है किसमें? एनिलीन में. यू नो नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन. if the current of efficiency या if the efficiency of current लिखिए. if the efficiency of current is 50% in the process. Is 50% in the process. Yeah, for the process. 50% आपको efficiency दे रहा है. if the लिख दीजिए. and if the potential drops इसका जो पोटेंशियल है across the cell is 3 वोल्ट. पोटेंशियल इसका जो ड्रॉप होता है बेटा 3 वोल्ट है. 3 वोल्ट. how much energy will be consumed? आपको ये बताना है कि कितनी जो है एनर्जी कंज्यूम होगी. क्लियर है? ये बताना है आपको. ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा है ये आपसे कि आपको बताना है कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है तो रिड्यूस करना है किसमें? एनिलीन में. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इफिशियंसी आपको 50% दिया है और पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो 3 वोल्ट है. तो बताना है कि कितना एनर्जी कंज्यूम होगा. तो पहले तो हम रिएक्शन लिख लें बेटा. नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन. इसको रिड्यूस करना है किस में करना है बेटा? एनिलीन में. फार्मूला बोलो एनिलीन का 6C6H5NH2 में रिड्यूस करना है. तो चलो बेटा अब वही बात आ गई यहाँ पे. पहले इसको बैलेंस कर लो. कैसे कर लोगे? इधर 2O है, देखिए इधर 2O अधिक है. तो पहला काम ये है कि इधर हम क्या जोड़ दें? 2H2O. और जब ही 2H2O जोड़ेंगे बेटा 4HA और 2HA कितना हो जाएगा? 6H आयन. इधर चार्ज कितना बेटा? 0. इधर चार्ज कितना है? 6. इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन देना होगा. जैसे अभी देखे थे हम लोग पहले वाले में कि कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन देना होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लियर हो गया. इस C6H5NO2 का अगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बेटा तो ये आता है 123. तो इसका मतलब ये हुआ कि 123 C6H5NO2 को डिपोजिट होने के लिए कितना चाहिए हमें? 6 × 96500 कूलम. पढ़ चुके हैं हम लोग ये. इतना कूलम हमको चाहिए. बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतना हमको चाहिए. तो 1 पे कितना हो जाएगा बेटा? 6 × 96500 अपॉन 123. तो किस पे पूछ रहा है बेटा? 12.3 पे पूछ रहा है. तो 6 × 96500 अपॉन 123 इंटू 12.3. तो बेटा अगर इसको हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अगर इसको हम कट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6 × 96500. कैसे बेटा? यहाँ पे 6 × 96500 अपॉन
123 है और यहाँ कितना है 12.3 है, तो ये 10 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये आ गया 6 इंटू 96500 कूलम आ गया। बेटा ये तो मालूम हो गया कि 12.3 पे कितना चार्ज हमें चाहिए, तो ये हमको ये पता चल गया। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चार्ज है बेटा वो किसके लिए है, 100% के लिए। इस क्वेश्चन में ये मेन ध्यान देना है बेटा, ये जो चार्ज है वो 100% के लिए है बेटा, ये ध्यान देना है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ निकालते हैं तो 100% पे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इफिशियंसी ऑफ करंट कितना है, 50% है। तो इफिशियंसी ऑफ करंट 50% अगर दिया है, इफिशियंसी ऑफ करंट कितना दिया है, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, एक्चुअल चार्ज इज इक्वल टू 50% का क्या मतलब हुआ कि ये पैकेज हो गया 2 टाइम्स का, 2 बार का, तो 2 से इंटू कर देंगे बेटा, 2 इंटू 96500 कूलम, ये एक्चुअल चार्ज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि एनर्जी कंज्यूम्ड बताओ, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है बेटा, जो आपने चार्ज लिया है, जो एक्चुअल चार्ज लिया है इनटू वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है बेटा, ये आपसे कह रहा है। तो एक्चुअल चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू 6 इंटू 96500 और वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ बेटा, 3 हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 इंटू 96500 आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एनर्जी आपको मिल जाएगा कि इतना जूल क्या हुआ, एनर्जी जो हुआ वो कंज्यूम हुआ। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे बेटा आप, तो इस तरह से आपका ये निकल गया। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का था, बड़े आराम से आपसे पूछा हुआ था कि अगर एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन को आप अगर एनिलीन में रेड्यूस करना चाह रहे हो तो आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए, यानी चार्ज कितना चाहिए बेटा, तो चार्ज आ गया। और साथ साथ ये भी पूछा है कि अगर करंट इफिशियंसी 50%, इस पे ध्यान देना है बेटा, अगर करंट इफिशियंसी 50% है और वोल्टेज आपके अक्रॉस द सेल 3 ड्रॉप हो रहा है, तो बताना है कि एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, चार्ज इनटू वोल्टेज, और आपको मिल जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ देखे, समझे, और इस पे न्यूमेरिकल भी लगाए, देखे हम लोग, और इस तरह से आप और न्यूमेरिकल इस पे लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दैट इज द फैराडेज लॉ, दैट इज द फैराडे लॉ, यानी फैराडे लॉ को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि फैराडे लॉ क्या है। अब अगले एपिसोड में अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 5, वो इसके आगे वाले टर्न पे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।